आज पढ़ते हैं भारतीय कला एवं संस्कृत। भारतीय कला एवं संस्कृत में भारतीय संगीत। भारतीय संगीत की मूल संरचना संगीत स्वर पर आधारित होता है। स्वर नाद से संबंधित है और नाद का संबंध श्रुति से है। ध्वनि या नाद दो प्रकार के होते हैं, आहत और अनाहत। आहत नाद हम सुन सकते हैं, जबकि अनाहत नाद हमें सुनाई नहीं देता। इस आहत नाद से ही संगीत का जन्म हुआ है। ये हम तक कंपन के जरिए पहुंचता है। भारतीय संगीत की मूलभूत संरचना में निम्नलिखित तत्व हैं, उन्हें देखते हैं। श्रुति, वो सूक्ष्मतम ध्वनि जो सुनी जा सके, श्रुति कहलाती है। सभी ध्वनियाँ रंजक अर्थात मधुर व संगीतमयी नहीं होती, अतः श्रुति के अनंत केवल सुनी जा सकने वाली रंजक ध्वनियों को ही सम्मानित किया गया है। संगीत में एक संपर्क में बाह्य श्रुतियों की अवधारणा मान्य है। नाद, वो ध्वनि जो मधुर, आनंददायक तथा कर्ण प्रिय हो, नाद कहलाती है। धीरे धीरे उत्पन्न ध्वनि को छोटा नाद और जोर से उत्पन्न ध्वनि को बड़ा नाद कहते हैं। स्वर, वो रंजक नाद मधुर की कर्ण प्रिय ध्वनि जो अन्य नादों से संबंधित हो, स्वर कहलाती है। केवल नाद के रंजक होने से ही वो नाद स्वर नहीं बन जाता। स्वर कहलाने के लिए इस रंजक नाद का अन्य नादों या मधुर व कर्ण प्रिय ध्वनि से संबंध स्थापित होना आवश्यक है। इस प्रकार श्रुति का अर्थ सुनी जा सकने वाली सूक्ष्म ध्वनि तथा नाद का मतलब मधुर तथा कर्ण प्रिय ध्वनि है, जबकि स्वर से आशय है कि रंजक नाद या ध्वनि जो अन्य नादों से संबंध हो। संगीत का प्रारंभ सामवेद से माना जाता है। सामगान में केवल 3 स्वर का प्रयोग होता है, उच्च, उदात्तनी, निम्न, अनुदात्त, रे, सम, विनत, स्वरित, सा। कालांतर में ये स्वर्गों की संख्या बढ़कर 7 हो गई। सा रे गा मा पा धा ना नी, पाधानी। स्वर की मूलभूत अवस्थाएं क्रमांकिक रचना को ग्राम कहते हैं। थाट या मेल इस स्वर को कहते हैं जिससे राग उत्पन्न हो सके। नाद का स्वरों से सप्ताहिक एवं साप्ताहिक का थाट से तैयार होते हैं। एक साप्ताहिक में शुद्ध विकृत मिलाकर कुल 12 स्वर होते हैं। इन्हें स्वर के कल्याण, भैरव, खमाज, पूर्वी, बिलावल, मारबा, काफी, आशावरी, भैरवी, तोड़ी, इन 10 थाटों में ही संपूर्ण रागों को समाहित किया है। थाट का प्रमुख लक्षण निम्न है। नंबर 1, किसी भी थाट में कम से कम 7 स्वरों का प्रयोग जरूरी है। थाट में स्वर स्वाभाविक रूप क्रम में रहने चाहिए, अर्थात सा के बाद रे के बाद गा आदि आते हैं। थाट को गाया या बजाया नहीं जाता, इससे केवल किसी राग की रचना की जाती है जिसे गाया बजाया जाता है। एक थाट से कई रागों की उत्पत्ति हो सकती है। आज हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में 10 थाट माने जाते हैं। मींड का शाब्दिक अर्थ होता है, यानी मींड का शाब्दिक अर्थ है
घर्षण या घसीट, किसी भी स्वर से आवाज को ना तोड़ते हुए दूसरे स्वर तक घसीटते हुए ले जाने की क्रिया मीट कहलाती है। मस्तिष्क की शांत एवं सुलझी अवस्था तथा स्वर्ग के उच्च ज्ञान के पश्चात ही कंठ द्वारा मीट तय की जाती है। गमक, मीट के स्वर के साथ आवश्यक स्वर को उसके पिछले स्वर के आगे बढ़ाना होता है, इसे गमक क्रिया कहते हैं। ताल एवं लय, ताल एक प्रकार का कल्पित ढांचा है जिसमें संगीत के बोल फिट किए जाते हैं। भारतीय संगीत में मात्राओं के समूह को ताल कहते हैं। हर ताल कुछ निश्चित संख्या के अंकों से बनी होती है। इन तालों की उत्पत्ति छंदों के आधार पर मानी जाती है। भारतीय संगीत में 108 तालों का वर्णन है। कुछ प्रमुख तालें इस प्रकार हैं। हिंदुस्तानी संगीत में एक ताल, त्रिताल, झूमरा, चौताल, धमार, दीपचंदी आदि। कर्नाटक संगीत में आदि ताल, रूपक ताल, झपताल, खंड चंपू ताल आदि हैं। लय का सामान्य अर्थ है लीन हो जाना या विश्रुति प्राप्त कर खो जाना। तात्पर्य ये है कि गायन एवं वादन में क्रिया और काल की परंपरा मिलान को ही लय कहते हैं। जहाँ ताल कंक्रीट है वहीं लय एब्रेट्रैक्ट्स है। ताल को समझना और प्रस्तुत करना जितना सरल है, लय को समझना उतना ही कठिन है। एक कलाकार को लय पर जितना अधिक अधिकार होगा उसकी कला का जादू उतना ही ज्यादा होगा। लय के 3 प्रकार हैं, विलंबित, मध्य और द्रुत लय। आलाप, राग संयोजन से पहले आलाप का गायन वादन किया जाता है। आलाप गायन में प्राय आ तथा बड़ा आ ध्वनि का प्रयोग होता है। हिंदुस्तानी संगीत में आलाप इच्छुक होता है, जबकि कर्नाटक संगीत में अनिवार्य होता है। आलाप गायन की दक्षता के आधार पर निपुणता को परखा जाता है। आकार में स्वर की शक्ति और आवश्यक भावधारा प्रभावित करने के लिए धीमी गति से हृदय वेदी ढंग से राग के छोटे छोटे स्वर समूह रुकते हुए लिए जाते हैं। वे ही आलाप होते हैं। मीट प्रधान सरस स्वर योजना के आलाप के आधार पर होता है। तान, राग के स्वरों को तरंग या लहर के समान न रुकते हुए न ठिठकते हुए जो सरस एवं लयपूर्ण योजना तरंगित की जाती है, ताने कहलाती हैं। मोती के दाने के समान एक एक स्वर का दाना स्पष्ट और आकर्षक होना चाहिए, तभी तान का अंग सही माना जाता है। आरोह या अवरोह, मध्य सप्ताहिक के सा से तार सप्ताहिक के सा तक स्वरों का क्रमवार चढ़ाने की क्रिया का नाम आरोह है और तार सप्ताहिक के सा से मध्य सप्ताहिक के सा तक स्वरों को क्रमवार उतारने का नाम अवरोह है। रस सिद्धांत भारतीय कला एवं संस्कृति के मूल में समाहित हैं। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद। काव्य में जो आनंद आता है वही काव्य रस है।
उसी प्रकार संगीत में जो आनंद आता है वही संगीत का रस है। रस सिद्धांत के जनक भरत मुनि हैं। उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्य शास्त्र में इस सिद्धांत की चर्चा की है, जिसमें रसों की संख्या 8 बताई है। शुरुआत में रसों की संख्या 8 थी, किंतु बाद में 7 नामक 90 रस को स्वीकृति मिली, यानी रसों की संख्या कुल मिलाकर 9 है, जिसे नव रस कहा जाता है। रस और स्थायी भाव। श्रृंगार रस रीति स्थायी भाव है इसका। हास रस का स्थायी भाव हास है। करुण रस का शौक है। रौद्र रस का क्रोध है। वीर रस का उत्साह है। भयानक रस का भय है। विभात रस का घिरला जिज्ञासा से है। अद्भुत रस आश्चर्य। शांत रस निर्दयी वैराग्य का है। राग शब्द की उत्पत्ति रंजू धातु से हुई है, जिसका अर्थ है रंगना। संगीत में इसका तात्पर्य सुरों को रंगने से है। तभी तो कहा गया है कि रंजकता ही राग अर्थात रंजकता उत्पन्न करे वही राग है। राग की भारतीय शास्त्रीय संगीत की आत्मा है। ये संगीत का मूल आधार है। राग शब्द का उल्लेख भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में जाति नाम से मिलता है। नाट्यशास्त्र में 6 रागों यथा राग, भैरव राग, हिंडोला राग, कौशल राग, दीपक राग, श्री और रंग में का वर्णन मिलता है। भरत मुनि ने 2 मानक सरगमों में षड्ज ग्राम और मध्यम ग्राम के अतिरिक्त 2 अन्य स्वरों का उल्लेख किया है। अंतर्गंधार और काकली निषाद प्राचीन काल में राग के 10 लक्षण माने जाते थे, जिनके नाम हैं ग्रह, अंश, न्यास, अपन्यास, षाड्बत, औड्बत, अल्प तब, बहुतब, मद्र और तार। इनमें से कुछ लक्षण आज भी परिवर्तित रूप में प्रयोग किए जाते हैं। राग की ध्वनियों को स्वरों की वो रचना है जो गायन वादन क्रिया से सजाई जाती है और जो जनचित्त का रंजन करने वाली होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो राग की विशिष्ट स्वर रचना है जो श्रोता के मन में आनंद का एक विशेष प्रभाव अंकित करती है। रागों के समय, प्रहारों एवं ऋतों के संबंध। प्रत्येक राग में अपनी विशेषताएं हैं जो उनके संबंध विशेष समय या प्रहारों, ऋतुओं, रागों, रंगों आदि से है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में समय अनुसार गायन प्रस्तुत करने की पद्धति है और ये परिपाटी प्राचीन काल से चली आ रही है। संगीत आचार्यों ने दिन के 24 घंटों को दिन और रात में बांटते हुए 8 प्रहारों में विभाजित किया है। इनमें पूर्व, मध्यम, अपराह्न और सायंकाल क्रमशः दिन के 4 प्रहर हैं, जबकि रात्रि के 4 प्रकार क्रमशः प्रदोष, निशित, त्रयामा और उषा हैं। दिन के प्रथम पहर का प्रारंभ सूर्योदय से माना जाता है। इस प्रकार प्रत्येक प्रहर लगभग 3 घंटे का होता है। आधुनिक राग काल चक्र विभाजन में कुछ विद्वानों ने 24 घंटों को पहले 2 भागों में बांटा। प्रथम भाग दिन के 12 बजे से रात्रि 12 बजे तक और रात्रि 12 बजे से
दिन के 12 बजे तक माना गया। इसमें प्रथम भाग पूर्व भाग और दूसरे भाग को उत्तर भाग कहा जाता है। संगीत शास्त्रीय संगीत अर्थात नियमों में बंधा हुआ शास्त्र समझ संगीत ऐसा संगीत है जिसकी प्रस्तुति अर्थात गायन वादन और नृत्य में पूरी तरह से नियमबद्धता हो। इसमें नियमों का कठोर से कठोर पालन करना अनिवार्य होता है। शास्त्रीय संगीत एक ऐसी शैली है जिसके नियमों का पालन करने के लिए गायक को लंबे समय तक नियमित अभ्यास करना होता है। इस अभ्यास को रियाज कहते हैं। शास्त्रीय संगीत की शैली में ध्रुपद प्रमुख हैं। इसके अलावा इसमें ख्याल, धमार, चतुरंग, तराना, त्रिवट, रागमाला, लक्षण गीत आदि शैलियाँ शामिल हैं। ध्रुपद भारत की समुद्र गायन शैली है। ध्रुपद ध्रुव प्लस पद से मिलकर बना है जिसका अर्थ निश्चित नियम वाला जो अटल हो, नियम में बंधा हुआ हो। यह एक प्राचीन शैली है जिसका प्रचलन मध्यकाल में अधिक था। ध्रुपद की प्रस्तुति बेहद गंभीरता के लिए होती है। इसको विलंबित गति से शुरू किया जाता है, लेकिन गायन की गति धीरे धीरे विस्तार किया जाता है। इसमें नोम तोम आदि के आलापचारी होती है। यह आलाप मंत्रों के लिए गए संस्कृत अक्षरों पर आधारित है। तराना शैली की खोज का श्रेय अमीर खुसरो को जाता है। तराना गायकी में राग ताल लय का ही आनंद मिलता है, शब्दों का नहीं। तराना में निरर्थक शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे तन, दे, रे, ना, दीम, तदानी, दिया, नारे आदि। तराना की गति के मध्य लय से धीरे धीरे बढ़ाई जाती है और अधिकतम गति में पहुंचकर लयकारी दिखाई जाती है। कुछ तरानों में कहीं तबला या पखावज के बोल भी रहते हैं। तराना शैली के प्रसिद्ध गायकों में उस्ताद तानरस खां, बहादुर खां, नथू खां, सलामत अली, नजाकत अली, बड़े गुलाम अली खां आदि की लंबी फहरिस्त है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत मध्यकाल में भारतीय संगीत के विकास के दौरान हिंदुस्तानी संगीत, उत्तर भारतीय शैली और नाटक संगीत दक्षिण भारत शैली के रूप में दो भिन्न भिन्न शैलियाँ विकसित हुई। इसका उल्लेख पालकालीन रचना संगीत सुधाकर में किया गया है। 12वीं सदी के अंत तक एवं 13वीं सदी की शुरुआत में उपमहाद्वीप के उत्तरी हिस्से पर इस्लामी जीत के कारण अरबी एवं ईरानी संगीत शैलियों का प्रभाव पड़ा। बाद में ये शैलियाँ भारतीय प्राचीन परंपराओं के साथ घुल मिल गईं। एक नई विशेष शैली का विकास हुआ और इससे हिंदुस्तानी संगीत में नए आयाम जुड़े। दिल्ली तराना ख्याल गायकी का दिल्ली घराना भारत के सबसे प्राचीन घरानों में से एक है। तानरस खां इस घराने के प्रसिद्ध गायक रहे। इस घराने की एक उपशाखा महाराष्ट्र में गोखले घराने के नाम से प्रसिद्ध हुई। दिल्ली घराना आगे चलकर दिल्ली और अवध में विभाजित हो गया। इस घराने में सारंगी का इस्तेमाल होता था। किराना घराना, ये घराना गायन के
ख्याल गायकी परंपरा से जुड़ा है। किराना घराना के नामकरण उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर जिले की एक तहसील कैराना से हुआ माना जाता है। ये उस्ताद अब्दुल करीम खां के जन्म स्थान भी है, जो 20वीं सदी में कैराना शैली के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय संगीतज्ञ थे। इस घराने के महान कलाकार में हीराबाई, बरोडकर, बेगम अख्तर, भीमसेन जोशी, गंगूबाई हुंगल आदि प्रमुख हैं। ग्वालियर घराना ख्याल गायक के पुराने घरानों में शामिल है। इसे आदि घराना भी नाम से भी जाना जाता है। ग्वालियर घराने के गायक ध्रुपद ख्याल, तुमरी, टप्पा, तराना आदि में सिद्धहस्त माने जाते हैं। जोरदार आवाज़, गायन में गंभीरता के साथ सादगी इस घराने की विशेषता है। विष्णु दिगंबर पलुस्कर, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर, मालिनी राजूकर आदि इस घराने के प्रमुख दिग्गजों में से एक हैं। जयपुर घराना, यह घराना कठिन ताना, अप्रचलित और दुर्बल रागों के लिए प्रसिद्ध है। राग परक, टंक, सोहा, सिंदूरा आदि कुछ ऐसे राग हैं जो जयपुर घराने की धरोहर हैं। जयपुर घराने से ही पटियाला और अल्लादिया खां घराना निकलते हैं। इस घराने में मल्लिका अर्जुन, मंसूर बाल, गंधर्व, मोगूबाई, कुटरीकर, बरकतुल्ला खां आदि संगीतज्ञ आते हैं। पटियाला घराना पंजाब के पटियाला रियासत में विकसित हुए हैं। इस घराने के गायक में ग्वालियर, दिल्ली, जयपुर और लखनऊ घरानों की विशेषता मिलती है। बड़े गुलाम अली खां साहब इसी घराने से संबंधित हैं। आगरा घराना, यह घराना श्रृंगार, प्रेम और भक्ति के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। संभवतः इसी कारण इस घराने की रंगीला घराना भी कहा जाता है। इस घराने को रंगीला घराना भी कहा जाता है। उस्ताद फयाज खां, उस्ताद अता हुसैन खां, उस्ताद वसीम अहमद खां, पंडित यशपाल आदि दिग्गज कलाकार इसी घराने से संबंधित हैं। बनारस घराना गायन, वादन और तीनों की ही कलाओं के लिए लब्ध प्रतिष्ठित घराना है। शास्त्रीय संगीत, गायन की कला, ख्याल के साथ साथ ये घराना ठुमरी गायन के लिए प्रसिद्ध है। ये एक और पंडित बड़े रामदास जी, पंडित छोटे रामदास जी, पंडित महादेव प्रसाद मिश्र, पंडित राजन साजन मिश्र और दिग्गज गायकों ने ख्याल गायकी के माध्यम से इस घराने को पहचान दिलाई। तो दूसरी ओर रसूलन बाई, बड़ी मोतीबाई, सिद्धेश्वरी देवी, छन्नूलाल मिश्र आदि जैसे कलाकारों ने ठुमरी गायन से जुड़कर इसकी सेवा की। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, पंडित रामसाय मिश्र इस घराने के प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं। तो शंभू समीर, गोपाल मिश्र, नारायण विनायक, हनुमान प्रसाद मिश्र आदि प्रसिद्ध सारंगी वादक, सितारा देवी इस घराने की ख्यातित प्राप्त नृत्यगना हैं। बनारस घराना तबला बजाने वालों की योग्यता के कारण प्रसिद्ध है। बनारस घराने की विशिष्ट तबला वादन शैली है, जिसे आज बनारसी बाज कहते हैं। इस नई वादन शैली के पीछे प्रमुख
उद्देश्य था कि यह एकल वादन के लिए भी उपयुक्त थी और किसी अन्य संगीत वाद्य या नृत्य के लिए संगत भी दे सकती थी।